देखिए आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें मेजर टॉपिक जो पोर्शन कवर करने वाले हैं आज हम रिफ्लेक्शन वाला करेंगे। बात करते हैं चैप्टर की। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देखिए सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ पढ़ने चलते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, वो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको टर्म्स क्लियर है ना तो आधे से ज़्यादा काम आपका छू। ठीक है, अभी हम इसका मतलब समझेंगे। लाइट क्या है? देखिए लाइट के बारे में जानने के लिए हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। कि लाइट वो फॉर्म है एनर्जी की जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर हम इसके ट्रैवलिंग के पाथ की बात करें तो ये हमेशा, इसका क्या लोग बोलते हैं कि लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो हम इसके आगे इसकी स्पीड की बात करें तो वो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे हम बात करें तो लाइट हैज़ टू नेचर, वन ऑफ दैम इज वेव नेचर एंड अनदर ऑफ दैम आर पार्टिकल नेचर। अगर हम वेव नेचर की बात करें, वेव नेचर में क्या है आपका, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम किसके थ्रू, डिफ्रैक्शन के थ्रू, इंटरफेरेंस के थ्रू एंड पोलराइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जबकि हम पार्टिकल नेचर की बात करें, पार्टिकल नेचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम इसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब कि हमें पार्टिकल नेचर के बारे में इस चैप्टर में जानना है। जबकि वेव नेचर के बारे में अगर आप फर्दर कंटिन्यू करते हो आपके साइंस स्ट्रीम में तो आपको जानने को मिलेगा 11th-12th स्टैंडर्ड में। आप 9th-10th स्टैंडर्ड में आपको बस इसके पार्टिकल नेचर के बारे में जानना है। अब मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि इसको 2 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया है। एक है आपका ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये इनकी खुद की अपनी एक लाइट होती है, दे एमिट देयर ऑन लाइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे सन हो गया, सन की क्या खुद की अपनी लाइट है। देखिए ये लाइट रेज जो है निकल रहे हैं इधर, ये ल्यूमिनियस मतलब चमकता हुआ आपको नजर आ रहा है। जबकि हम बात करें बल्ब की, देखिए अभी फिलहाल जो ये कंडीशन है तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनियस है, क्योंकि इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। जब ये ग्लो करता है तो क्या होगा, ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें दूसरा पार्ट क्या हमारा, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जो इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है लाइट वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। देखेंगे कैसे, देखिए मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख पाते हैं, जैसे कि मान लो एक बुक है, ये बुक पे क्या होगा, एक पर्सन इसे ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसे देख पाने में कैपेबल क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये लाइट की रेज आती हैं इस बुक तक और बुक से टकरा के ये किसी पर्सन की आइज तक जाती हैं तो वो पर्सन उस चीज़ को देख पाने के लिए कैपेबल होता है। तो पहली जो स्टेटमेंट थी हमने क्या पढ़ा था, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। कि लाइट होती है तभी तो हम देख पाते, तभी तो ये किसी ऑब्जेक्ट पे जाती है और रिफ्लेक्ट बैक होके किसी की आइज तक जाती है। अगर लाइट नहीं होती तो क्या हम देख पाते किसी चीज़ को, बिल्कुल नहीं देख पाते। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो लाइट के बारे में हमने बोली, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, एकदम करेक्ट ट्रू होती है। अब हम आगे चले तो रिफ्लेक्शन के बारे में जान लेते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सरफेस, कि ऑब्जेक्ट के सरफेस से बाउंस बैक होना। जैसे कि बुक पे कोई लाइट आई थी और बुक से टकरा के उसके रिफ्लेक्शन हुआ था। ऐसे ही एग्जाम्पल की और बात कर ले, मिरर क्या है, ये मिरर है। क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट आएगी, लाइट सोर्स से कोई भी लाइट आएगी ऑब्जेक्ट पे और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट किया तो ये क्या कहलाई, इंसिडेंट रे कहलाई, क्योंकि ये आ रही है, मिरर के पास इंसिडेंट जो रे आ रही है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी। रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी तो क्या बनाएगी, आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज बनाएगी। रिफ्लेक्टिंग रे क्या है, जो आई है ये रिसीव करेगी और इनके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे बोलते हैं हम नॉर्मल।
क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब उसके बाद हम रिफ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हमें रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ना है इस आज के टॉपिक में, लेकिन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर शुरू किया तो थोड़ा इंट्रो करा देती हूँ, चैप्टर का मीनिंग क्लियर करा देती हूँ। रिफ्लेक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट सरफेस, की ट्रांसपेरेंट सरफेस से ट्रांसमिट हो जाना, मतलब ट्रांसपेरेंट सरफेस से एंटर कर जाती है उसी सरफेस, उसी मीडियम के अंदर। जैसे कि हम एक वाटर की लेयर लेते हैं, वाटर की लेयर पे क्या है, एक इंसिडेंट रे आई। अब इस इंसिडेंट रे से कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी वापस। देखिए जब ये लाइट आ रही है तो कितनी थिक है, जबकि जब वापस जा रही है तो थिन हो जाती है। अब ये कुछ जो बाकी का वाटर के ऊपर तो लेयर थी, नीचे वाटर भी तो है, इस वाटर में ये एंटर कर गई और इसने अपना पाथ है थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। इसकी डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन आप जान लो रिफ्रैक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक होके चली जाती है सारी रेज, जबकि जो ये रिफ्रैक्शन है आपका, कुछ तो बाउंस बैक होके जाती है और कुछ ज़्यादातर एंटर कर जाती है अंदर। एंगल का काफ़ी डेविएशन रहता है, और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है हमेशा, चाहे हमारा रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल हुआ और आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल हुआ, ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी की बात कर ले। विजिबल कब हो पाती है कोई भी चीज, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट बाय द लाइट विच दे रिफ्लेक्ट या फिर स्कैटर। जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं उन्हीं की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट ना करें तो हम उस ऑब्जेक्ट को कभी भी देख पाने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो मतलब रिफ्लेक्शन एक सबसे बेसिक नीड है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो हम बात करें बाउंसिंग बैक तो हो गया। हम ब्लैक कलर की विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कोई भी कलर हमें ब्लैक क्यों दिखता है, कोई कलर हमें ब्लू क्यों दिखता है, रेड क्यों दिखता है, मतलब कलर अलग अलग दिख रहे हैं, उनके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। इसके लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट, कि जितनी लाइट ऑब्जेक्ट पे गिर रही है उसके अप्रोक्सीमेट सारी रेज का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो वो चीज़ हमें क्या दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। ब्लैक में भी आपको डिफरेंट शेड दिखती है। उसमें क्या होता है, प्रोपोर्शन जो रेज का होता है कि कितनी रिफ्लेक्ट बैक की और कितनी एब्जॉर्ब की, उसके बेसिस पे जो है आपका ब्लैक की शेड्स आ जाती हैं। अब वाइट कलर की बात कर लें। वाइट कलर हमें क्यों विजिबल होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द लाइट सोर्स से जितनी भी लाइट आई वो पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, वो पूरी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, उसे ही क्या बोलते हैं, वाइट कलर। इसी वजह से हमें विजिबल हो पा रहा है। ऐसे ही जितनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट बैक होंगी उतने हमें लाइट शेड मिलेंगे, और जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी उतनी हमें डार्क शेड मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक लाइट रेज आती हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस होता है, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका रफ सरफेस होता है जो कि टकरा के जो डिफरेंट एंगल से अपना डेविएशन करते हैं, जबकि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल हमेशा बराबर रहेगा। ये आपका रिफ्लेक्शन में दो टाइप होते हैं। अब बात कर लेते हैं बीम ऑफ लाइट की। बीम ऑफ लाइट क्या है, बंडल ऑफ लाइट रेज, की लाइट रेज का पूरा बंडल है। देखिए जो लाइम लाइट होती है, ये क्या है, एक बीम थी, एक सोर्स था, यहाँ से लाइट रेज आती है। देखो यहाँ पे तो बंडल था ये पूरा, लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं डिफरेंट रेज अलग अलग हो जाती हैं और ये क्या बनाती है, एक लाइम लाइट जैसे बना देती है। इसे बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए, अगर हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी टर्म जो बेसिक होती हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसे हम क्या बोलेंगे, तभी आप चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा ऑब्जेक्ट में और इमेज में डिफरेंस क्या है, तो वो तो आपको दोनों ही जैसे नजर आएंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं किसको ऑब्जेक्ट बोलूं और किसको क्या बोलूं, इमेज बोलूं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज, कोई भी चीज जो हमें लाइट देती है वो क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट है। इट मे बी पॉइंटेड और एक्सटेंडेड, ये बहुत छोटी सी भी हो सकती है और बहुत ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट रेज देगा। लाइट रेज
बुक तक आई और उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक किया और ह्यूमन बीइंग की आइज तक पहुंची, या फिर किसी भी एनिमल की आइज तक पहुंचती है, तो वो एनिमल क्या है, रिकॉग्नाइज कर पाता है कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। देन इमेज, ये तो था ऑब्जेक्ट मान लिया, लेकिन इमेज भी तो वैसे ही होती है। इमेज में और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस हो गया भाई साहब फिर? When light rays come from an object appear to meet at a point after reflection from plane mirror या फिर refraction through a lens। दोबारा से पढ़ेंगे। When the light rays coming from an object, कि object से जब light rays आती हैं और appear, ये वर्ड ध्यान दीजिए, appear to meet, हमें प्रतीत होता है कि ये मिल रही है। कब? जब वो रिफ्लेक्शन कर जाती हैं, या तो प्लेन मिरर से उसने रिफ्लेक्शन किया या फिर लेंस के अंदर उसने रिफ्रैक्शन किया। देखिए हम अपने ग्लासेस लगाते हैं, जिनकी आईज का नंबर डिक्रीज इंक्रीज होता है, वो क्या यूज़ करते हैं, ग्लासेस यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें से भी तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट, तो उधर क्या नोटिस होता है हमें, रिफ्रैक्शन। जबकि प्लेन मिरर है उधर क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अब ऑब्जेक्ट से लाइट आई और टकराई और सब्जेक्ट पे जो मिरर है हमारा या फिर लेंस है हमारा, उन पे एंटर की या फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो हमें कोई इमेज फॉर्म होगी, कोई इमेज दिखेगी, तो वो क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। बाकी अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा और क्लैरिटी आएगी इन चीज़ों में जब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इमेज के बारे में मैं आपको बता दूं, दो तरीके की इमेज होती हैं। एक तो होती है आपकी रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके, वो क्या होती है हमारी रियल इमेज। जैसे कि आपकी टीवी स्क्रीन पे, जैसे कि ये एक आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग क्या है बैठ के देख पा रहे हैं किसी मूवी को या किसी एक्ट को देख पा रहे हैं, तो ये क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है, आपकी रियल इमेज है। जबकि हम दूसरी इमेज की बात करें, अनरियल इमेज जिसे बोलते हैं, या फिर हम बोले वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब इमेज तो है वो, लेकिन टेम्परेरी है, जैसे कि कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। देखिए अब आप समझिए इसका मतलब कि ऑब्टेन नहीं हो पा रही है स्क्रीन पे। इस चीज़ का क्या मतलब है, देखिए हम जो होता है मिरर होता है उसके सामने खड़े होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जैसे कि ये एक बेबी है, बेबी क्या कर रहा है, इसके सामने खड़ा है, मिरर के सामने बैठा हुआ है। अब तो ये इमेज दिख रही है, इमेज तो दिख रही है, एज इट इज दिख रही है जैसा ये है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को, इस बेबी को हम यहाँ से हटा दें, तो क्या ये इमेज यहाँ पे रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, ये यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुई, अनरियल इमेज होगी। अब आप बोलोगे कि हम अगर मिरर के सामने खड़े होके फ़ोन में क्या करते हैं, सेल फोन में अपनी फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं, कैमरा में फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं, वो तो इमेज कैद हो जाती है। तो आप एक बात समझिए, जो इमेज आपकी कैमरा में कैप्चर हुई है वो तो क्या है, रियल है। जबकि जो इमेज आपकी मिरर में फॉर्म हो रही थी, वो अनरियल है, क्योंकि ये जब हम उसके सामने से हट जाते हैं तो वो भी वहाँ से रिमूव हो जाती है। ऐसा नहीं है एक बार मिरर के सामने कोई बंदा आया तो एज इट इज़ उसकी फ़ोटो बनी रहेगी, वहाँ पे नहीं बनी रहती ना। तो यही डिफरेंस है रियल इमेज में और अनरियल इमेज में। आगे हम चलते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसमें कुछ लॉज काम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लें, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अब आपको ये बताओ कि भाई इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे क्या होती है। वैसे तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट रेज आती हैं जो किसी भी लाइट सोर्स से, वो क्या है, इंसिडेंट रे है। लेकिन इसे लिखें कैसे, अब ऐसे तो आप बताओगे नहीं फर्स्ट रे आती है वही है। तो इसको लिखने का तरीका है, रे ऑफ द लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस। जैसे कि ये मिरर का सरफेस है, ये हमारा नीचे क्या है, ब्लैक जो नजर आ रहा है मिरर का सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट इस मिरर पे आई, ये क्या होगी, इंसिडेंट रे हुई हमारी। और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक भी तो होती है, तो वो क्या होंगी, आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज होंगी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, ये वाली रे जो कि है आपकी रिफ्लेक्टिंग रे। अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल क्या है, ये है अ लाइन एट राइट एंगल ऑफ द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, की राइट एंगल है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उससे एकदम राइट एंगल है। देखिए
ये क्या होगी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम आगे चले सेकंड लॉ का पता चलता हमें क्या, सेकंड लॉ क्या काम करता है रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ आपका इंसिडेंट, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटर होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को पहले आप लिखें इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि पहले इंसिडेंट एंगल ही तो बनता है। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट पे जो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या है आपका इंसिडेंट एंगल है। इस इमेज में देखिए आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है क्या है, इंसिडेंट एंगल है। ये वाला एंगल आपका इंसिडेंट एंगल है। अगर हम आगे चलते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जान लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टिंग रे विद द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये वाला एंगल जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब हम आगे चलें तो आगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो कि पॉइंटेड इमेज की फॉर्मेशन करता है, कैसे देखते हैं। ये आपका एक मिरर है जिसे हमने बोला प्लेन मिरर है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको देखने के लिए एक आई की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसकी आई दिखाई हुई है, तो ठीक है ये रे आएगी इधर और इधर, और ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, आईज तक जाती हैं। अब इन रेज को हम आगे बढ़ा के देखते हैं तो हमें एक यहाँ पे इमेज फॉर्म मिलती है, जैसे कि हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जैसे कि हम स्क्रीन पे तो नहीं देख पाते, कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन जिस टाइम हम देख रहे हैं उस टाइम हमें वो विजिबल होगी। अब आगे की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, एक्सटेंडेड इमेज की बात कर लेते हैं। वो तो थी हमारी पॉइंटेड इमेज, अब हम एक्सटेंडेड इमेज की बात करते हैं। ये आपका मिरर है, प्लेन मिरर। ये आपका किंग है, चेस का मेंबर है ना किंग, वो है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इसे हमने लेबल किया ए और बी। यहाँ से कुछ रेज आती हैं रिफ्लेक्ट, इस जिसे हमने बोला सी रे, फिर एक और रे आती है जिसे हमने बोला डी रे। अब ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर बेस वाले पोर्शन से भी एक लाइट आती है, लाइट रे आती है, फिर एक और लाइट रे आती है, वो भी बैक होके चली जाती है। अब इनमें हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नॉर्मल का हमने लॉ पढ़ा है ना। नॉर्मल ड्रॉ किया तो इसे हमने बोला n1, और एंगल क्या बनेगा I1 और R1। तो नीचे वाले पे भी हम ऐसे ही नॉर्मल की ड्रॉ करेंगे n2, और एंगल ऑफ इंसिडेंट I1, I2 और IR2। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ थोड़ा सा। ये लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज आती हैं तो इनके बीच में हमने एक नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाना है n1 जिसे बोलेंगे, I1 एंगल बनेगा इधर और यहाँ पे R1 एंगल बनेगा। जबकि नीचे वाले में हम देखेंगे तो n2 है ये, इसमें I2 और R2 आपका एंगल बनेगा। अब इन लाइंस को आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने पे आप क्या देखते हैं, एक इमेज की फॉर्मेशन होती है, जो एज इट इज जो आपकी ऑब्जेक्ट है वैसी ही दिखती है, उतना ही इन दोनों के बीच में आपस में डिस्टेंस भी बराबर होता है, और जो इमेज की साइज है, हाइट वगैरह सब आपकी बराबर होती है। लेकिन इसे हम क्या लेबल करेंगे, ए डैश एंड बी डैश। इमेज को हम डैश लगा के उन्हीं नंबर से, उन्हीं अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं जिससे कि हमने ऑब्जेक्ट को डिनोट किया। ठीक है, ये क्या होगी, आपकी वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, मिरर में ही तो बन रही है ये। देखेंगे अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होने के लिए। देखिए ये एक मिरर था, ये लेडी अपने आप को इधर देख रही है, तो इनको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नज़र आएंगे यहाँ पे देखते हैं हम एक बार। जो ये इमेज है वर्चुअल है, क्योंकि इसे हम काफ़ी टाइम तक यहाँ पे जब तक सामने खड़े हैं तब तक हम देख सकते हैं, लेकिन आगे से हट गए तो हम उसे नहीं देख पाएंगे, तो ये वर्चुअल थी। तो दूसरा पॉइंट होता है लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, जैसे इन लेडी ने क्या किया है, अपना राइट हैंड जो कर्व किया है, राइट हैंड तो कर्व किया है, लेकिन जब आप इमेज में देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड इनका कर्व्ड है। तो मतलब कि लेटरली इन्वर्टेड, जो लेटरल साइड है वो इन्वर्ट हो जाती है, राइट है वो आपकी लेफ्ट एंड लेफ्ट है वो आपकी राइट नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह ही सेम साइज है, जितनी लेंथ इस लेडी की है, जितनी हाइट है इनकी, उतनी ही हाइट इमेज की भी होगी, बशर्ते मिरर के बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, लाइट का अच्छे से रिफ्लेक्शन हो पाए और
दिख पाए, ठीक है। बिल्कुल ही सट के खड़े हो जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है, जबकि दूर से देखने वाले ऑब्जर्वर को वो दिख सकती है। तो आगे हम एक बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, जो कि सेम डिस्टेंस पे होती है। देखिए जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, मिरर से लेडी तक का है, उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज तक का आपका होगा, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। अगर हम बात करें इन दोनों इमेज के बीच में तो डबल डिस्टेंस हो जाएगा ना, जितना मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस है उतना ही इमेज और मिरर के बीच में डिफरेंस है। तो मतलब अगर इनका टोटल करें तो डबल हो जाएगा ना, देखेंगे अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका एक और पॉइंट है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का क्या मतलब है, सीधी खड़ी हुई होती है। ऐसा तो नहीं है जब आप देख रहे हैं जो आपका हेड तो ऊपर है वो आपको नजर आ रहा है नीचे की तरफ, और टो है जो आपके नीचे थे वो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं होता प्लेन मिरर के केस में, हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होती है, इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन होती है। हम कुछ और बातें कर लेते हैं, क्या यूज हो सकते हैं प्लेन मिरर के। प्लेन मिरर के यूजेस की बात करें तो टू सी आवरसेल्फ, हम अपने आप को देखने के लिए, जैसे कि ये लेडी है, इन्होंने अच्छा ड्रेसअप किया तो ये क्या करेंगी, देखेंगे मिरर में जाके। इन्होंने अपना अच्छा सा हेयर स्टाइल भी बनाया, देखो देख रहे हैं ना, ये बनाया हुआ है इन्होंने हेयर स्टाइल। तो क्या है ये, इसको भी अपना देखते हैं कि मिरर में मैं कैसी दिख रही हूँ। ये चलो ज्वेलरी शॉप पे चले जाते हैं, तो ज्वेलरी शॉप पे क्या करेंगे, उसे ट्राई करके देखेंगे कि क्या मैं ये जो मैं खरीदने वाली हूँ इसमें अच्छी लग रही हूँ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने नया हेयर कट लिया, उसके बाद भी हम अपना आपको मिरर में देखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम जब अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी लुक कैसी लग रही है, तो हम इस प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। देन हम दूसरा बात है, पेरिस्कोप में यूज़ किया जाता है। देखिए ये एक पेरिस्कोप होता है जो कि ये जर्ड शेप सा कुछ बना है। तो यहाँ पे एक मिरर लगता है और एक मिरर यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये मिरर कौन से होते हैं, प्लेन मिरर ही होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या है, एक प्लेन मिरर दिया गया है, ये एक इमेज थी और ये आपकी क्या थी, एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट से आपकी क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। तो इनके बीच का डिस्टेंस बता देती हूँ। मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपका एक्स था। तो मिरर से इमेज के बीच का भी तो डिस्टेंस आपका एक्स होगा, क्योंकि हमने पढ़ा जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच में होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज के बीच में होता है। तो मतलब इधर एक्स है तो इधर भी एक्स है। अगर इन टोटल की बात कर ले, आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का, तो आपका x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं, 1 मीटर हम इसे पीछे कर देते हैं, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब डिस्टेंस बढ़ गया मिरर से ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी तो बढ़ेगा। इमेज ने भी क्या किया, 1 मीटर बैक अपने आप को शिफ्ट कर लिया। अब आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नंबर 1 कि फिलहाल जो अभी रिमूव करने के बाद, वहां से पोजीशन बैकवर्ड आने के बाद ऑब्जेक्ट के और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या है, या फिर पूछ ले मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब आपसे पूछ ले एट प्रेजेंट इतना डिस्टेंस है, 1 मीटर बैक गया तो एट प्रेजेंट डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का कितना होगा, या फिर एट प्रेजेंट मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, या फिर एक थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा आपका, इमेज से मिरर के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा। देखिए अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाए, अभी जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है और इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रही है उसका, तो पहले जितना डिस्टेंस था x प्लस एक्स मतलब 2x प्लस 1 मीटर हमने इधर बैक किया प्लस 1 मीटर इधर बैक हो गया, तो इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे, प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो आपका 2x प्लस 2 मीटर। या फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो सकता है कैलकुलेशन में भी, 1 मीटर बैक जा रहा है तो इधर भी 1 मीटर से ही बैक जा रहा है, इधर 2 मीटर से बैक जा रहा है तो इधर भी 2 मीटर से ही बैक जा रहा है। तो देखिए 1 मीटर बैक गया तो टोटल कितना बैक गया, ये इनके बीच से मिरर से कितना डिस्टेंस बना, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर 2 मीटर। अगर ये मान लो 2 मीटर बैक गया होता तो 2 मीटर ऑब्जेक्ट बैक गया होता और 2 मीटर इमेज बैक गई होती, तो मतलब 4 मीटर। मतलब कहने का क्या है कि डबल डिस्टेंस जो है इनके बीच में बढ़ता है, जितना इमेज ट्रैवल करेगी उतना ही, जितना आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा उतनी ही आपकी
इमेज भी ट्रैवल करेगी। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। आपसे किसी भी कंडीशन में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूछा गया, आपको क्लियर है कि क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप निकाल सकते हैं, चाहे क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे दे। अब एक और बात पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? अभी तक तो हमने पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में, अब स्फेरिकल मिरर भी जान लेते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कॉन्वेक्स हो सकते हैं जिसे कि हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, या फिर आपके कॉनकेव हो सकते हैं जिसे कि हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। जैसे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आउटवर्ड क्यों है? कर्व्ड है, आउटवर्ड कर्व्ड है, जिसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो दूसरा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ये क्या है? अंदर की तरफ कर्व्ड है। देखिए इसमें जो ये आपको डार्क सी शेड नजर आ रही है ना, ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश किससे होती है? सिल्वर से होती है। लेकिन सिल्वर तो आप बोलेंगे कि व्हाइट कलर का होता है, तो आप मिरर के सामने खड़े होते तो आपको व्हाइट से तो कलर दिखता है, सिल्वर ही तो कलर दिखता है। जबकि आप पीछे देखेंगे मिरर के तो आपको थोड़ा येलोइश, ब्राउन, ऑरेंज कुछ इस तरीके के कलर मिलते हैं। वो एक पेंट की कोटिंग की जाती है ताकि जो सिल्वर है वो जल्दी से रिमूव वहां से ना हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन दिस मिरर अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए कैसे ये लाइट आई बैक चली गई, बैक तो चली गई, लेकिन ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होती अपीयर हो रही है हमें। देखिए एक्चुअल में ये कन्वर्ज नहीं हो रही है, हमने देखो डॉटेड लाइन से दिखाया है, मतलब कि अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये तो रिफ्लेक्ट बैक जाएंगे और हम इसको एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो ये हो तो एक्चुअल में क्या रही है? रिफ्लेक्ट बैक जा रही है। ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस मिरर अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। डाइवर्स होगी, इधर गई और इधर से बैक चली जाएगी, इधर से बैक और इधर से बैक, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी? आपकी डाइवर्स होगी। अगर हम कॉनकेव मिरर की देखें, अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन दिस मिरर कन्वर्ट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए कैसे इधर ये लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पे फोकस पे एक जगह कन्वर्ज हो जाती है, तो इसे इसलिए क्या बोला गया? कन्वर्जिंग मिरर या फिर कॉनकेव मिरर। ठीक है, आगे चलते हैं हम, तो आगे क्या देखते हैं? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। देखिए हम डिफरेंस जान रहे हैं। हम अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस आपको लिखने हैं। तो हैज अ वर्चुअल फोकस, इसका फोकस क्या है? वर्चुअल। देखिए इधर हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, मतलब एक्चुअल में तो ये यहाँ पे फोकस नहीं हो रही है, लेकिन हम इसे एक्सटेंड करके देखते हैं तो फोकस वर्चुअल कहाँ पे बनता है? यहीं पे बनता है। जबकि हम हैज अ रियल फोकस किसमें? कॉनकेव मिरर में। देखिए इनका फोकस क्या है? आपको परमानेंट लाइन से दिखाई दे रही है ये। ठीक है, ये फोकस यहाँ पे फोकस हो रही है, तो ये क्या है? फोकस जो है इनका रियल है। आगे बात करें, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन टर्म को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये आपको दिखाया, ये बुक है, बुक जो कि हमें वर्ड्स हैं क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे, तो हम क्या यूज़ करते हैं? लेंस यूज़ करते हैं ताकि जो वर्ड्स हैं हमें क्लियर यूज़ हो दिख पाए। अब लेंस मैंने यूज़ क्यों किया है? हम तो बात तो मिरर की कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको लेंस दिखा रही हूँ। ये बस मैग्निफिकेशन टर्म क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, मैग्निफिकेशन टर्म आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम किसी भी चीज़ को जूम करके देखते हैं, वो क्या है? मैग्निफिकेशन है, कि वर्ड्स को हम क्लियरली देख पाते हैं। जितनी ज़्यादा, कितने भी क्लोज जो चीज़ें प्रेजेंट है उनको हम देख पाएँ, दोनों को सेपरेट देख पाएँ, वही हमारा क्या है? मैग्निफिकेशन है। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, इसमें लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है आपका जो है मैग्निफिकेशन। आगे बात कर लेते हैं, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स और शॉप सिक्योरिटी। वो कौन सा मिरर होता है आपका? कॉन्वेक्स मिरर होता है। जबकि यूज्ड इन प्रोजेक्टर, लाइट हाउस, हेडलाइट्स, सर्च लाइट, डेंटिस्ट एंड रिफ्रैक्टर इन टॉर्चेस, इनमें कौन सा यूज़ होता है? कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। आपने टॉर्च तो बहुत नॉर्मली देखी होगी, टॉर्च कभी कभार, कभी ना कभी तो आपने देखी ही होंगी। उनके अंदर आप झाँक के देखते हैं, बल्ब के नीचे कॉनकेव से सरफेस लगा होता है, वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है। ऐसे ही प्रोजेक्टर हुए या फिर लाइट हुई, सब में यही जो है लो है काम करता है।
अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ होलोस्फीयर ऑफ ग्लास। इस स्टेटमेंट को आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए कैसे, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, दो तरीके के। पहले कॉन्वेक्स को पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बिहाइंड द मिरर होता है। देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिहाइंड मतलब पीछे। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन क्या होगा, इन फ्रंट होगा और ये वाला बिहाइंड होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बिहाइंड मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर में। जबकि हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए कैसे, ये आपका होलोस्फीयर है। होलोस्फीयर में क्या है, ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है। और कोई भी हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इन फ्रंट है। तो ये डिफरेंस है आपका कॉनकेव मिरर बनाने में और कॉन्वेक्स मिरर बनाने में। अगर कोई ये होलोस्फीयर है, इधर से कोई पोर्शन कट किया गया तो वो क्या बनाएगा, आपका कॉनकेव मिरर बनाएगा। और इधर से वो फिर पॉलिश भी बाहर वाली साइड से होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, पॉलिश किधर से होगा, बाहर वाली साइड से होगा, अंदर की तरफ कर्ड होगा, जो कि हमने फर्स्ट डिफरेंस पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, आउटवर्ड जो है इसका रहता है, और पॉलिश सरफेस क्या होता है, ये वाला होता है। अब ये टर्म्स दी गई हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इनको जान लेते हैं थोड़ा सा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ होलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ, जिसे कि हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होलोस्फीयर था आपका, इसी का तो पार्ट है, इसी से तो काट के बनाया गया। ये इस होलोस्फीयर से ग्लास के काट के बनाया और पॉलिश करके हमने इसको क्या बना दिया, मिरर बना दिया। तो आई थिंक आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम आगे चलें, पोल। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर क्या है आपका, पोल है। देखिए ये मिरर है, ये क्या है आपका, मिरर है। मिरर के बीच में ये है, मिरर के बीच में ये बिल्कुल बीचों बीच आपको नजर आ रहा है पोल, तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी पोल है आपका। अब प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये वाला, और रेडियस, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये पोल है। इनके बीचों बीच जो ये लाइन जा रही है, ये पूरी लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। भले ही हम कॉनकेव मिरर की बात कर ले या फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले, दोनों में ही सेम चीज अप्लाई होती है, ठीक है। आगे ये आपका कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल फोकस की बात कर लेते हैं। जो आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है एफ, ये क्या है आपका, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान देना। ये क्या है आपकी प्रिंसिपल फोकस है। पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये क्या है आपकी प्रिंसिपल फोकस है। जबकि ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ से फोकस से लेके पोल तक, ये जो ये पोल है यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया एफ से। एफ भी जान लेते क्या है, एफ मैं आपको बता दूं आपकी फोकल लेंथ है। कैपिटल एफ लिखा है तो प्रिंसिपल फोकस है, जबकि स्मॉल एफ लिखा है तो आपकी फोकल लेंथ है। डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एफ से रिप्रेजेंट किया स्मॉल एफ से, जैसे कि हमने क्या बोला, फोकल लेंथ। देखिए इधर ये तो कॉनकेव मिरर की बात थी, कॉन्वेक्स मिरर भी ले लें तो हमने यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड करके देखा था, यहाँ पे एक फोकस बना था जिसे हमने कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया, और इनके बीच के डिफरेंस को हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया। पोल से जो फोकस के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ये क्या है आपका स्मॉल एफ, मतलब कि फोकल लेंथ। इसे हम एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, अच्छे से याद करना। स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, मतलब कि फोकल लेंथ जब हमें निकालनी हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमें दिया गया है उसको हाफ कर देंगे, हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी। देखिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर की बात कर रहे हैं, आर आपकी क्या है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें बतानी है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अब आर हमें पता है 20 सेंटीमीटर, एफ क्या होगा 20 बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर। तो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अब एक और क्वेश्चन आता है आपका, ये घंटी बजती है तो अलर्ट हो जाइए आप, ठीक है।
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी गई है और फोकल लेंथ पूछी गई है। एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लेंगे, कमेंट करेंगे और पूछ लेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, वो भी लाइट रेज जो है उनको यूज करके डायग्राम हमने बनाने हैं, रेज को यूज करके, ठीक है। देखिए ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है जिसमें कि एक रेज आती हैं। रेज अगर पैरेलल आती है, रेज क्या है, पैरेलल आती है। देखो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जिसमें कि आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा रखा है, ये फोकस दिखा रखा है और ये पोल दिखा रखा है। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार इसको वी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये लाइट है जो ये पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ से जाएंगी, फोकस से। जो प्रिंसिपल फोकस है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, ठीक है। हमेशा जब भी कॉनकेव मिरर यूज किया है या फिर हो सकता है आपने कॉन्वेक्स भी यूज किया है, लेकिन रे है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा कहाँ से जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से ही रिफ्लेक्ट बैक होंगी। और एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जो कि नॉर्मल की होती है, वो हमेशा नॉर्मल कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी जाती है और ये एंगल बनाती है एंगल आई, जिसे कि इंसिडेंट एंगल बोला गया, और एंगल आर जिसे कि रिफ्लेक्टिंग एंगल बोला गया। देखिए जो ये हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है वो आई होता है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। जबकि अपनी नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग के बीच का जो एंगल होता है ये एंगल आर होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है। देखिए मैं आपके बेस तैयार कर रही हूँ, अभी से एकदम कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान से सुनना कि कौन सी रे कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है। अगर आपको ये क्लियर होगा तो ही आप आगे इसको कंटिन्यू अच्छे से समझ पाएंगे, वरना आपके लिए कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती चली जाएंगी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन कॉनकेव मिरर, जो कि मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस से टकरा के जाएंगी, ठीक है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, सेम लेबलिंग है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट रेज क्या है, फिर से पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल आ रही है तो ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, क्योंकि इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है और रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएंगी। रिफ्लेक्ट बैक तो होके चली गई, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि हम हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं। हमने ड्रॉ किया तो हमने आई एंगल बनाया और यहाँ पे आर एंगल बनाया, ठीक है। और एक इस लाइन को हमने प्रोसीड किया आगे, जो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग रे थी, ये रिफ्लेक्टिंग रे थी, इसको देखो हमने आगे प्रोसीड किया, कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है कि नहीं है, प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। मतलब कि हमारा चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, हमारी लाइट रे अगर प्रिंसिपल रे के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से ही जाती है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वर्चुअल हो रहा है जबकि आपका कॉनकेव मिरर में रियल हो रहा है। A ray parallel to the principal axis after reflection will appear, ध्यान से पढ़ना, will appear to diverge from the principal axis in case of convex mirror। हमें लगता है कि हमें अगर इस लाइन को आगे बढ़ा के देखते हैं तो वो प्रिंसिपल फोकस से ही जो है जानी थी आपकी। देन एक और रे डायग्राम पढ़ते हैं हम, कैसे बनेगा, यह हमारा एज इट इज वही लेबलिंग है। अब आती है फोकस से, फोकस से कोई रे आती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ से जाएंगी, पैरेलल, एकदम रिवर्स है। अगर पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी और फोकस से आ रही हैं तो पैरेलल जाएंगी। हमने नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, इधर हमने आई लेबल किया और इधर हमने आर लेबल किया, जो कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। आप आई कहाँ ड्रॉ करेंगे, आर कहाँ ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट के रे और नॉर्मल के साथ हम क्या ड्रॉ करेंगे, आई, जबकि रिफ्लेक्टिंग और नॉर्मल के साथ हम ड्रॉ करेंगे आर, ठीक है। A ray passing through the principal focus of concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। A ray which is directed towards the principal focus of convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal एक्सिस। देखिए कैसे, ये आपकी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से लाइट रे आती है जो कि आगे बढ़ा के देखते तो फोकस से ही जानी थी, लेकिन इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनको यहीं पे टकरा जाता है तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो गई ये जाती हैं, जो कि पैरेलल जाती हैं। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, आई और आर एंगल ड्रॉ कर दिया हमने। अब आगे चलें तो अगला केस क्या आता है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आ रही है,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक होके भी तो इधर से ही जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट बैक होके भी चलेगी। तो नॉर्मल तो ड्रॉ करके दिखाओ ना दिखाओ, क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाना, तो हमें विजिबल भी नहीं हो पाएगा, तो हम इसको इतना ही ड्रॉ करते हैं। A ray passing through the center of curvature of the concave mirror after reflection is reflecting back along the same path, कि जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वापस चली जाती है अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो। अगर दूसरा केस देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये आपका इमेज ड्रॉ करने के लिए हमने एक लाइन लगाई, जो रे आई ये रे हम बाउंस बैक होती देखते हैं, और जो इंसिडेंट रे थे इसको आगे प्रोसीड करके देखते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आपकी जाने वाली थी, और रिफ्लेक्शन होगा तो एज इट इज उसी पाथ से होगा। अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि उस डायरेक्शन में जा रही थी जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था कॉन्वेक्स मिरर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टिंग बैक अलोंग द सेम पाथ, कि उसी पाथ से चली जाती है। अब एक और केस बनता है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड पोल ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग ऑब्लिकली, कि ऑब्लिकली आई तो वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट करेंगी। एक लॉ फॉलो करती हैं जो देखिए, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि हमने पढ़ा जितने एंगल से आएंगी उतने ही एंगल से जाएंगी। जितनी भी रे डायग्राम अभी हमने देखी उनमें यही तो हो रहा था, इंसिडेंट एंगल और आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर ही तो हो रहा था। तो इधर भी देख लेते हैं, यह आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, ये रे आती है पोल पे और पोल से टकरा के वापस चली जाती है, उतना ही एंगल बनाती है जैसे कि हमने आर बोला, आई और आर आपके इक्वल होंगे। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में भी तो ऐसा ही हो रहा है, पोल पे आ रही हैं, जितने एंगल से आ रही हैं और उतने से ही ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। देखिए ये केसेस जो हैं, ये केसेस अगर आपने लर्न कर लिए तो इसके आगे वाला पोर्शन आपका आसान है। अगर आप ये इतना रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से तो आपके लिए डिफिकल्टी खड़ी होने वाली है, अदरवाइज आप फटाफट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट पोर्शन भी है आपका, कोई भी आपको बता देंगे कि यहाँ पे इमेज है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, न्यूमेरिकल है उधर भी आप इमेजिनेशन के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कैसे करते हैं अभी हम, ये एक हमें रे डायग्राम बनाना है, ये हमें कॉनकेव मिरर दिया गया है, जैसे कि हम M1 और M डैश से डिनोट करते हैं, M1 और M डैश से डिनोट किया दोनों पॉइंट्स को हमने, और ये सब लेबलिंग तो आपको पता ही है। तो इधर एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, हमें पता ही नहीं काफ़ी दूर है, ठीक है। वहाँ से लाइट रे आएंगी, इसे हमने लेबल किया A और B, और इधर से लाइट रे आई जो कि पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये डॉटेड लाइन जो दिखाई जाती है ना, वो मतलब कि काफ़ी दूर है, इसलिए ये पैरेलल आई तो हमने क्या पढ़ा, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। फिर यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। अब एक और डॉटेड लाइन गई, मतलब कि काफ़ी दूर से रेज आ रही थी, और ये फिर यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए पोल पे पहुँचती है, पोल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, ठीक है। फिर एक और रे आती है, ये भी क्या है, पैरेलल आती है और रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से जाती है। अब क्या हो रहा है, सारी रे जाके जहाँ पे टकरा रही है वो क्या है, फोकस है। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट पढ़ना होता है हमें एट इन्फिनिटी, हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। और पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर लें, वो कहाँ होगी, एट द फोकस, जैसे कि हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए ये आपका मिरर है और इसी के सामने तो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, ये इमेज कहाँ देख रहे हैं, इसी के सामने तो हो रही है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आगे बात करें तो आगे क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज, साइज कैसा है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ही लार्ज साइज था आपका, ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज था, जो कि इमेज के साइज की बात कर ले हाईली डिमिनिश्ड है, बिल्कुल पॉइंटेड है, हमें इमेज नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है, पॉइंटेड साइज है। नेचर ऑफ द इमेज, की इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल कैसे है, इसे देखिए इधर जो अगर मिरर की इस साइड आती है तो वो रियल इमेज होती है आपकी। इन्वर्टेड से क्या मतलब है, उल्टी बनेगी, मतलब जो ये एरो वाला पॉइंट था ये तो डाउन हेडेड हो जाएगा, ये तो इधर आपको अप हेडेड एरो दिख रहा है, यहाँ पे जो इमेज बनी है बहुत ही छोटी है, डाउन हेडेड एरो वाली है, जो कि हमें बहुत छोटी होने के कारण नज़र नहीं आ रही है। आगे बात कर लेते कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया, इधर भी क्या करेंगे, M1 और M डैश हमने लेबल किया।
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे है, ये भी कहाँ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है। लाइट रेज आएंगी, ए बी हमने लेबल किया, लेबलिंग मत भूलिएगा, ये इधर रेज आती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती हैं, और इसे प्रोसीड करके देखेंगे तो एफ पे होती ये भी। फिर हमने एक रे भेजी जो कि रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है, फिर एक और रे आती है, यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है। तो इधर से भी नॉर्मल जो इस रे को हमने आगे प्रोसीड किया, नॉर्मल भी ड्रॉ करके देख सकते हैं हम। तो ये कहाँ पे हो रही है इमेज की फॉर्मेशन, ये भी फोकस पे हो रही है, एट द फोकस। कहाँ पे होती है, बिहाइंड द मिरर। देखो ये तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रही थी क्योंकि ये पॉलिश सरफेस ये था, और इधर भी पॉलिश सरफेस ये है। तो इमेज की फॉर्मेशन हमारी कहाँ पे होगी, जहाँ पे ये रेज टकराएंगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज्ड होगा, बहुत ही छोटी होगी और इमेज हमें दिखेगी भी नहीं, ये भी पॉइंट साइज होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, नेचर में वर्चुअल होगी। वर्चुअल हमने क्या पढ़ा, मिरर के अंदर अगर कोई इमेज की फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है तो वो वर्चुअल होगी, जो कि अनरियल भी बोल सकते हैं हम। और इरेक्ट होगी, यहाँ तो हमने पढ़ा कि इन्वर्टेड होगी, मतलब कि डाउन हेडेड एरो बन जाएगा अप हेडेड का, जबकि यहाँ पे जैसे अप हेडेड है तो बनेगा तो अप हेडेड है, लेकिन वो वर्चुअल होगा। अब हम आगे बात कर ले कॉनकेव मिरर की ही। ये मिरर है कॉनकेव मिरर, इधर एम और एम डेस हमने लेबल किया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए और बी है। यहाँ से क्या है, लाइट रेज आती है जो कि पैरेलल आती है, फोकस से जाएंगी, ऑफ कोर्स हमें पता है। ये फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज जा रही है, ये भी रिफ्लेक्ट बैक उसी पाथ से हो जाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रेज वहीं से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। फिर एक बिल्कुल सीधी पोल से आ रही है, पोल पे आ रही है और वापस बैक हो जा रही है, ये पोल पे ही कट करती है। अब जो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी आपकी, यहाँ पे होगी, जहाँ पे ये दोनों रेज टकरा रही हैं, इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। देखिए कैसे लिखेंगे इस चीज़ को हम, ए डैश और बी डैश हमने इधर बोल दिया इसको। पोजीशन ऑफ इमेज की, जो ऑब्जेक्ट की बात कर ले पहले, फिर इमेज की बात करेंगे, फिर साइज की बात करेंगे इमेज के, और फिर नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, बियॉन्ड सी, जो ये सी है हमारा, सी से इधर है। देखिए मैंने ये डॉटेड लाइन नहीं दिखाई आपको, डॉटेड लाइन ना दिखाने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी पे नहीं है। इन्फिनिटी पे होती तो हमें तो पता ही नहीं है कितनी दूर से आ रही है इमेज, ठीक है। ये एक बियॉन्ड द सी है, मतलब सी जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे परे है, लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं है आपका। बियॉन्ड द सी जब अगर आपकी ऑब्जेक्ट होगी, वो भी कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में, तो क्या होगा, बिटवीन एफ एंड सी, जो ये आपका एफ है और सी है, इसके बीच में आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी, और ये इमेज क्या होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी। ये चीज़ बार बार शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिश सरफेस इधर है और इसके सामने हो रही है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी। अगर साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड होगा, बहुत ज़्यादा छोटा सा होगा। रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल है क्योंकि ये इमेज तो फॉर्म हो रही है लेकिन मिरर के सामने फॉर्म हो रही है, रियल है। और इन्वर्टेड है क्योंकि अप हेडेड एरो का क्या हो गया, डाउन हेडेड एरो हो गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर लिया हमने अपना। कॉन्वेक्स मिरर में ये लेबलिंग है एज इट इज़। इसमें भी क्या होता है, M1 और M डैश हमने लेबल किया। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे आती हैं, ऑब्जेक्ट से क्या है, रेज आती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है, और इसको आगे एक्सटेंड करके देखेंगे तो फोकस से जाएगी। और ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। एक और रे आती है, ये भी रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है। इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करके देखें तो सी पे ये क्रॉस करने वाली थी, ठीक है। अब देखेंगे जहाँ पे दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, वहीं पे आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी, जो कि ये यहाँ पे होगी। ए डैश और बी डैश से हमने रिप्रेजेंट किया। जैसे लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जो ये इन्फिनिटी है उससे तो उसके और पोल के बीच में कहीं है, इन्फिनिटी में नहीं है, जो कि हमारा पहले वाला केस था इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी से तो कहीं पहले ही है, लेकिन पोल से और इन्फिनिटी के बीच में है। तो हमारा रे डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इमेज की जो फॉर्मेशन है, इमेज की फॉर्मेशन बिटवीन पी एंड एफ होगी। देखिए पी कहाँ है आपका, ये जो यहाँ पे वी दिखा रखा है ये क्या है आपका, पी है, और फोकस कहाँ है, यहाँ। इन दोनों के बीच में आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी। बिहाइंड द मिरर हो रही है, आपको दिख रहा है मिरर की जो पॉलिश सरफेस है, उधर वाली साइड हमें इमेज की फॉर्मेशन नजर आ रही है। डिमिनिश्ड है
क्योंकि देखिए जो ऑब्जेक्ट है आपका कितना बड़ा है, जबकि जो ये इमेज है आपकी इसके कंपेयर में बहुत ही छोटी है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, सीधी खड़ी हुई है, और वर्चुअल है क्योंकि ये इमेज जो आपको देखो डॉटेड लाइन है उधर ही नजर आ रही है। ठीक है, आगे हम बात कर ले कॉनकेव मिरर की। ये कॉन्वेक्स मिरर में हमारे दो ही केस थे जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक इन्फिनिटी और पोल के बीच का। अब हमारे कॉनकेव मिरर के ही जो है पार्ट आते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड आपका नेचर ऑफ इमेज पता होना चाहिए। ये आपका कॉनकेव मिरर है। एम और एम डैश हमने डिनोट किया। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज को रख दिया। कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये ए और बी हमने लेबल किया, तो लाइट रे है वो पैरेलल ट्रैवल की, फोकस से ही कट करेंगे। ये फोकस से कर दिया। अब जो ये लोअर पोर्शन है इसका भी हमने किया, तो रिफ्लेक्ट बैक सेम पाथ से हो जाएंगी। और एक और लाइन जो ड्रॉ की वो फोकस से ही ये क्या होंगी, पैरेलल जो है रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोकस से जो रे आएंगी वो पैरेलल जाएंगी और पैरेलल आएंगी वो फोकस से जाएंगी। तो इमेज की फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे होगी, जैसे कि हम ए डैश और बी डैश बोलेंगे। देखिए इधर भी ये इन्वर्टेड हो रही है, ना, अप हेडेड का डाउन हेडेड बन रहा है। और मैंने क्या है डार्क से ही दिखाया है, डॉटेड लाइन नहीं दिखाई है, तो रियल इमेज है ये। एट द सेंटर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी ऑब्जेक्ट, तो क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन भी हमारी सी पे ही होगी, लेकिन सेम साइज की होने के साथ साथ वो आपकी रियल और इन्वर्टेड भी होगी। अब हम दूसरा ही केस पढ़ लेते हैं, ये भी कॉनकेव मिरर का है, हमने ड्रॉ किया। इधर क्या है, हमारा एम और एम डैश हमने लेबल किया। इमेज है जो ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर और फोकस के बीच का है। कहाँ है, सेंटर और फोकस के बीच का है। तो ए और बी लेबल किया, लाइट रेज जाती है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी, एक और रेज जाती है ये भी पूरी रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी, देखिए फोकस से आ गई हैं। और जो ऊपर रह गई ये भी रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई। अब जहाँ पे ये मिल रहे हैं यहाँ पे आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी, जिससे कि हमने ए डैश और बी डैश लेबल किया। अब इसको लिखेंगे कैसे कि बिटवीन सी एंड एफ जब आपकी इमेज होगी तो आप ऑब्जेक्ट होगी तो आपकी इमेज की फॉर्मेशन बियॉन्ड सी होगी। इमेज की फॉर्मेशन क्या होगी, बियॉन्ड सी होगी और अनलार्ज होगी। देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट था इससे कितनी बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है, हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये इनलार्ज्ड है। तो रियल और इन्वर्टेड है, रियल है क्योंकि मैंने डॉटेड लाइन से नहीं दिखाई देख पा रही, और मिरर के सामने है, इन फ्रंट है, तो वो रियल ही होगी। और इन्वर्टेड है क्योंकि अप हेडेड का डाउन हेडेड बन गया। अब आगे एक बार देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के केस में हमने क्या क्या पढ़ा, उसे एक ब्रीफ ले लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। इससे पहले एक केस रह गए हैं, प्लीज़ एक बार आप वो देख लेंगे। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में एम और एम डैश हमने लेबल किया, ये आपका फोकस है। फोकस पे अगर इमेज है, अभी तो इन दोनों के बीच में पड़ी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के, अब फोकस पे ही है। और एक बार हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख के पढ़ा है। फोकस पे है तो ए और बी हमने लेबल किया, इधर से लाइट रेज आई, पैरेलल आई, तो फोकस से ही रिफ्लेक्ट बैक होंगी। दूसरी इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, फिर एक और रेज आती है, ये भी सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होती है और एक्सटेंड कर देते हैं हम, देखते हैं तो एक्सटेंड होके ये क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा दूर जा रही है। कभी भी देखो दो पैरेलल रे जो होती हैं वो कभी मिलती हैं, आपने मैथ्स भी पढ़ा है, तो वहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं कि दो अगर पैरेलल रे होती हैं तो क्या होता है कि कभी भी वो किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलने वाली। तो ये कभी भी नहीं मिलने वाली, तो इमेज की फॉर्मेशन भी ना जाने कितनी दूर जाके होगी। ठीक है, तो इसीलिए डॉटेड लाइन दिखाई गई, इन्फिनिटी पे होगी। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एट फोकस जब हमारी ऑब्जेक्ट है तो एट इन्फिनिटी हमारी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। दूसरा केस देख लेते हैं, ये आपका मिरर है, ठीक है, कॉनकेव ही मिरर है, देखेंगे कॉनकेव ही मिरर है। अब आपके एम और एम डैश लेबल किया, और जो पोल है और फोकस है उन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, ए और बी लेबल किया। लाइट रेज आई जो कि इस पोल पे जाती है और उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी तो होंगी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, एक और रह गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। आगे एक्सटेंड कर देते हैं हम इन दोनों रेज को, तो क्या देखते हैं यहाँ पे एक इमेज की फॉर्मेशन होती है जो कि डॉटेड मैंने आपको दिखाई है। डॉटेड का क्या मतलब है, वर्चुअल है आपकी, क्या है, वर्चुअल है। इसे हमने लेबल किया ए डैश और बी डैश। और साइज इसका देखो अनलार्ज हो गया है,
साइज एनलार्ज हो गया ऑब्जेक्ट से। जबकि हमारे बिटवीन पी एंड एफ जो है इमेज है, बिटवीन पी एंड एफ है जो आपके ऑब्जेक्ट है, तो इमेज की फॉर्मेशन आपकी बिहाइंड द मिरर होगी, पीछे हो रही है मिरर के, पॉलिश्ड सरफेस है उधर बना रहे हैं हम, एनलार्ज है, और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अप हेडेड है तो अप हेडेड ही फॉर्म हो रही है, तो मतलब कि इरेक्ट है। वर्चुअल किस लिए है, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस वाली साइड पे हमने बना के दिखाई है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये इमेज भी यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। हमने दो केस पढ़े, कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले। पहले कॉनकेव की बात कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ आपका इमेज। पहला केस हमने पढ़ा इन्फिनिटी पे, जब आपका ऑब्जेक्ट था तो क्या हो रहा था, एट द फोकस आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी, और साइज क्या था, हाईली डिमिनिश्ड था और पॉइंटेड साइज था। जबकि नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वो रियल और इन्वर्टेड थी। इमेजिन कर पा रहे हैं आप, जो अभी हमने रे डायग्राम पढ़े थे, जो फर्स्ट रे डायग्राम था वो कुछ ऐसा ही था हमारा। अगर आपको थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है तो बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब बियॉन्ड द सी है, अगर बियॉन्ड द सी है तो बिटवीन एफ एंड सी आपकी इमेज फॉर्म होगी। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा बियॉन्ड द सी वाले केस में, सेकंड केस जो हमने पढ़े थे। ठीक है, एट द सी, सी पे है तो क्या होगा, सी पे ही आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी, सेम साइज की होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, अप हेडेड से डाउन हेडेड बन जाएगी। बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के जब बीच में थी तो बियॉन्ड द सी आपकी बनेगी। देखिए आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जब आपकी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी बन रही है, और जब आपकी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज आपकी बियॉन्ड सी बन रही है, एनलार्ज होगी। ठीक है, ऊपर वाले में डिमिनिश्ड थी, रियल और इन्वर्टेड होगी। देखिए ये रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी आपकी। एट एफ है, जब आपकी एफ पे है तो एट इन्फिनिटी बनेगी। ये कौन से केस का उल्टा है, फर्स्ट वाले केस का। देखिए जब एट इन्फिनिटी थी तो फोकस पे बनी थी, और अब फोकस पे है तो एट इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी। ऊपर वाले में डिमिनिश्ड थी, यहाँ पे एनलार्ज्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी आपकी। बिटवीन पी एंड एफ, कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, आपके एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। देखिए ये ही इमेज ऐसी है जो बिहाइंड बन रही है, और बिहाइंड बनने वाली इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल होती है। ये केस एक थोड़ा डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। बाकी सब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है आपकी। ये साइज का थोड़ा वेरिएशन आ रहा है और पोजीशन का थोड़ा वेरिएशन आ रहा है। ये इतना रिपीट कराने के बाद, इतना अच्छे से समझाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश बची है कि आपको ना समझ आए। आप अब देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का केस। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट और आपकी साइज है इमेज और नेचर है इमेज का, इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आपकी इन्फिनिटी पे थी, फर्स्ट जो हमने ये रे डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो फर्स्ट स्लाइड थी, उसी में हमने साइड पोर्शन में देखा था, मतलब कि राइट हैंड में जो हमने इमेज बनाई थी, याद कर पा रहे हैं। तो वो इमेज क्या थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी। एट इमेज ऑब्जेक्ट हमारा जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे जो आपकी इमेज बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी। कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी, हाईली डिमिनिश्ड थी और पॉइंट साइज था। मतलब कि बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी थी। दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, जो इन्फिनिटी है और पोल के बीच में जब थी तो बिटवीन पी एंड एफ जो आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड होगी, साइज जो है इमेज का डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी सारी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, लेकिन पीछे वाले केस में जो कॉनकेव मिरर वाला केस था, एक ही वर्चुअल बन रही थी बस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, ये आपका एक मिरर है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने ही तो रखते हैं हम, जो कि हमेशा हम, आपने जितने भी डायग्राम देखे उधर क्या चीज एक बार नोटिस करके देखो कि हमारे क्या लेफ्ट हैंड में नहीं थी ऑब्जेक्ट,
हमेशा ही तो लेफ्ट हैंड में थी। तो ये यही तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड में होती है मिरर के, और जो लाइट फॉल करती है ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगी वहीं से तो लाइट आएंगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया तो क्या पढ़ा था, लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट पे जा रही है, और अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, तभी हमें कोई चीज़ विजिबल हो पाती है उस रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो लाइट रेज भी तो लेफ्ट से ही आएंगी, लाइट रे आती है, ठीक है। All the distance parallel to the principal axis are measured from the pole of mirror। जो ये पोल है, ये क्या है आपका पोल, इससे ही मेजर किया जाता है ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, वो पोल से ही मेजर किया जाता है कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। एट द डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव। देखिए जो ये डिस्टेंस है, अगर मिरर से इधर का जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन आपका न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होती है, मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में होती है, तो हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। आगे जब हम देखते हैं, इतना तो हम पढ़ चुके हैं, ये आगे देखते हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन पॉजिटिव, कि राइट में जाते हैं, मिरर से जब हम राइट में जाते हैं तो ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब कि जो आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी आपकी, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, इसके परपेंडिकुलर अबोव है, परपेंडिकुलर अबोव है तो ये क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी, ये जो है पॉजिटिव होगी। जबकि डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। जो भी इमेज इस तरीके से फॉर्म हो रही थी आपकी, ऑब्जेक्ट तो हमने कोई ऐसा रखा नहीं है, इमेज ही फॉर्म हुई थी, तो ये क्या ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी। ये आपकी एक मिरर है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये डिस्टेंस है, इसको यू बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच का ये डिस्टेंस है, जो कि हम हमेशा कहाँ से नापते हैं, यहाँ से नापते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या बोला जाएगा, यू बोला जाएगा, ठीक है। और फिर आपका दूसरा आता है, ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, इसे हम बोलेंगे एफ। यहाँ से बीच का डिफरेंस क्या है, एफ बोलते हैं जिसे, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ। दूसरा है ये वी, इमेज के बीच का डिफरेंस, मिरर से इमेज के बीच का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है, उसे क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे, स्मॉल वी, स्मॉल यू, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये इसे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये अपर है, और इधर ये नीचे है, लोअर है, तो इसे नेगेटिव लेंगे। ये हमारा एक मिरर है तो हम इसे थोड़ा ड्रॉ करने के बाद क्या देखते हैं, ये हमारी इमेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमने रे डाली, बाउंस बैक होके चली गई, फिर ये एक और रे, ये भी बाउंस बैक होके चली गई, इनको आगे एक्सटेंड किया तो ये हमारी एक इमेज की फॉर्मेशन हुई थी। याद आया कुछ, थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है, याद आएगा क्यों नहीं, ठीक है। ये इमेज है, अब इसमें क्या चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्या चीज़ें नेगेटिव होंगी, वो बताती हूँ मैं आपको। इमेज का तो आपको क्लियर होगा, अपर होगी तो पॉजिटिव होगी, लोअर होगी तो नेगेटिव होगी। ऐसी इमेज हमारे डायग्राम बना था कि नहीं बना था, यहाँ से लाइट रेज गई थी, रिफ्लेक्ट बैक होके आई थी, यहाँ से लाइट रे गई थी, रिफ्लेक्ट बैक होके गई थी, और ऐसी ही ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन हुई थी, और यहाँ पे भी ऐसा ही केस हो रहा है। तो इधर डिस्टेंस वाला चक्कर समझा देती हूँ। अगर इमेज से मिरर की डिस्टेंस देखते हैं तो इस साइड हमने क्या पढ़ा था, आपकी पॉजिटिव होगी, वी क्या है, पॉजिटिव होगी। अगर हम इधर देखते हैं, इसे क्या बोलेंगे, मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। यू क्या है आपकी, ये नेगेटिव होगी क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर होगी वो पॉजिटिव होगी। अब मिरर फॉर्मूला आता है जो आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आपका ये मिरर का फॉर्मूला है। दूसरा आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, दो क्लोजली प्लेस्ड चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेट देखने का जो प्रोसीजर होता है वो मैग्निफिकेशन ही होता है। उसे हम सेपरेट देख पाते हैं, वो किस वजह से देख पाते हैं, मैग्निफिकेशन की वजह से ही देख पाते हैं। m इज इक्वल टू माइनस एच डैश बाई एच इज इक्वल टू, या फिर इसे हम ये बोल सकते हैं m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, हो गया एक तो नेगेटिव है और ये, या फिर बोल सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। h क्या है, जो h है वो तो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है, h है ऑब्जेक्ट की हाइट, जबकि h डैश है ये आपकी इमेज की हाइट है, क्योंकि हम डैश से ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे हर जगह,
जो इमेज थी डैश से ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो एच को भी हम डैश से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये हाइट बताता है। मैग्निफिकेशन की जो है उस ऑब्जेक्ट हुआ या फिर इमेज हुआ उसकी हाइट बताता है, और इसे हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें मैग्निफिकेशन निकालना हो। आगे बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल पहला क्या, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। 3 मीटर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब कि आपकी आर। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस है 5 मीटर पे है, मतलब कि ऑब्जेक्ट है हमारा 5 मीटर पे है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जैसे कि हम यू बोलते हैं, वो क्या है 5 मीटर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इन फ्रंट है वो हमारा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही तो होता है ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने कभी देखा कि मिरर के पीछे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा। इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमें पता करनी है, हाइट पता करनी है हमें इमेज की, और तो हम क्या करेंगे, फोकल्स जो फोकल लेंथ है जो हमारी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, r/2। हमें r पता है, r से हम पहले क्या निकालेंगे, f निकालेंगे, क्योंकि देखिए हमें v पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, 1/f = 1/v + 1/u, यही तो फॉर्मूला है। तो उसके लिए हमारे पास u तो है लेकिन f नहीं है, और हमारे पास सोर्स क्या है, अवेलेबल है, r अवेलेबल है, और r से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना f निकाल सकते हैं, ठीक है। f वाला फॉर्मूला लगाया, f = r/2, ठीक है। इधर हमने क्या किया, 3 मीटर/2 किया, तो ये 1.50 मीटर आ गया आपका, ठीक है। मतलब अब हमारे पास f हो गई। f होने के बाद हम इजिली v निकाल सकते हैं। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, जो कि हमें पता है बिहाइंड द मिरर जो है होगी इमेज की फॉर्मेशन, जो है प्रिंसिपल फोकस है, कॉनकेव मिरर है, और बिहाइंड द मिरर जो है इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। देख लेते हैं एक बार, ये फॉर्मूला है आपका। इधर हमें पता है v निकालना है, क्योंकि हमें v निकालना, तो इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया। बेसिक फॉर्मूला तो आपको यही तैयार होना चाहिए। अगर ये तैयार है तो लेफ्ट राइट, आप इतना तो मैथ्स जानते ही हैं, तो लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। तो हमें v निकालना था, v को इधर ही छोड़ा और इधर को u चला गया हमारा। u इधर चला जाता है तो क्या करेंगे, हमने लेवल किया इसको, f कितना था 1.50, 1/1.50 करेंगे, माइनस 1/ जो हमारा u था नेगेटिव था। साइंस का ध्यान रखें, साइन जो है ये इनका ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव आएगा, ये 5 था हमारा और नेगेटिव आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन आ जाता है। देखिए ये क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन आने के बाद क्या देखेंगे आप, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 7.50 आपका एलसीएम आएगा, और इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, 1.50 को टेबल पढ़ेंगे 7.50 तक, तो 5 आएगा, 5 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 7.50 तक चला जाए, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 1 से, तो हमारा 1.50 आएगा, ठीक है। v हमारा क्या आएगा, 7.50/6.50। ये देखिए ये v हमारा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, 7.50, और ये पढ़ रहे थे। जब हम इसको ऐड करके देखेंगे तो हमारा 6.50/7.50 आ रहा था, लेकिन 1/v था ना, वो तो हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इसको कट करके देखेंगे 1.15 मीटर आएगा, और प्लस का आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ प्लस आ रहा है कहाँ माइनस आ रहा है, उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है। जो नेचर है इमेज का, उसकी शेप है, पोजीशन है, वो इन्हीं से पता चलती है, ठीक है। एट द बैक ऑफ द मिरर होगा, मिरर की बैक में होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, जैसे मान लो ये हमारा मिरर था, तो इस मिरर के इधर जब जाते हैं, इधर जो इमेज फॉर्म होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर इसके सामने इन फ्रंट फॉर्म होती है तो वो नेगेटिव होती है। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी जो मिरर के बैक में ही इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, -h'/h, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट जो है ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए एक और दूसरा फॉर्मूला था, ये चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, -v/u। तो माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगाया, देखेंगे ये वाला साइन हमने यहाँ पे लगाया। अब हमारी v क्या थी, 1.15 मीटर, जो कि अभी हमने निकाली,
और u क्या है, u हमारी माइनस में 5 थी, हमेशा से ही माइनस में 5 थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो माइनस में ही होता है ना, क्योंकि हम इन फ्रंट ऑफ द प्लेस करेंगे मिरर के। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, प्लस का 0.23 मीटर आपका आएगा। ठीक है, इमेज है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉल साइज की होगी। देखिए वर्चुअल का कैसे पता चला, ये पॉजिटिव आ रहा है, इससे पता चलता है कि ये वर्चुअल होगी, स्मॉल साइज की होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई थी उसके कंपेयर में स्मॉल हो रही है साइज, तो मतलब स्मॉल साइज की होगी। और फिर इरेक्ट भी होगी। ये इरेक्ट कैसे पता चला, जो हमने रे डायग्राम पढ़े थे हमें पता चल रहा है कि पोजीशन क्या थी और इधर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, किस केस में हो रही थी, तो उससे हमें पता चलेगा। देखिए एक बार, ये हमारी इमेज की फॉर्मेशन कुछ ऐसे हुई थी, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे प्लेस था, एम और एम डैश लेबल किया था, ए और बी था, और यहाँ से रे गई थी, एफ से गई थी। ये वाला डायग्राम आप रिमाइंड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज की फॉर्म हुई थी। तो हमें ये पता चल गया कि ये साइज है स्मॉल हो रहा है, तो इससे तो साइज स्मॉल इसी केस में हो रहा था, वर्चुअल था, क्योंकि मिरर के इस साइड क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि ये हमें पता चला पॉजिटिव साइन से। तो हमारे इमेजिनेशन में क्या आई, ये वाला रे डायग्राम आया, और इसी से हमें पता चल रहा है कि इमेज जो है हमारी इरेक्ट भी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मतलब एफ हमारा दिया गया स्मॉल वाला 15 सेंटीमीटर, और इमेज की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है, और हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain sharp image? Find the nature and the size of image. हमें नेचर फाइंड करना है और साइज फाइंड करना है, और किस डिस्टेंस पे रखें, कि ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखा जाए कि हमारी जो इमेज है वो शार्प बने। देखते हैं, हाइट हमें दी गई 4 सेंटीमीटर। देखिए ये हाइट है ना ऑब्जेक्ट की है, क्योंकि हमने डेस नहीं लगाया। अब डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का u, वो हमेशा नेगेटिव होता है, -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है वो भी आपकी 15 सेंटीमीटर दी गई है। फोकल लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाली फोकल लेंथ की बात हो रही है, ये तो नेगेटिव आएगी ये। ठीक है, जो कि इन फ्रंट ही होगी आपकी, इसलिए नेगेटिव आएगी। इमेज जो है डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस है जिसे v बोलते हैं, वो हमें फाइंड करना है। इमेज की हाइट हमने फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास वही 1/v + 1/u = 1/f। इसको थोड़ा मैनिपुलेट किया, 1/v को हमें फाइंड आउट करना है, और ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे। हमें f की वैल्यू पता है -15 और u की वैल्यू पता है -25, फॉर्मूला में पुट की। तो हमने सॉल्व करके देखा तो क्या बनेगा, ये माइनस वाला साइन और ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद क्या देखेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, 75 एलसीएम आ जाता है, -5 और +3 आ जाता है, 15 3 जा क्या होएगा, 15 5 जा 75 होएगा, तो ये माइनस का आएगा। देखिए 5 जा, और यहाँ 25 3 जा 75 आएगा, 3 1 जा 3, तो ये आपका आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, ये मैथ्स से आपको आती होगी। तो ये इसको जब हम माइनस करके देखेंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़े वाले के सामने जो साइन होता है वही साइन लगता है, ये 2 आएगा। और वैसे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो 2 आएगा, और साइन किसका लगेगा, जिसको बड़ा है उसी वाला, बाय 75 आएगा। जब इसको सोल्व किया तो -37.5 सेंटीमीटर जो है आपका आएगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर आएगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका लग रहा है, आपका माइनस का लग रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर आने वाला है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमने हाइट भी तो निकालनी है, और जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी हाइट भी तो निकालनी है, तो फॉर्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन का क्या है, h'/h या फिर -v/u, क्योंकि हमारे पास h भी है और ये भी है। देखिए ये अगर ये वाला फॉर्मूला h'/h है, दूसरा हमारा क्या है, m = -v/u, तो मतलब h'/h = -v/u भी तो हुआ कि नहीं। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते फॉर्मूले को, हम क्या लिख सकते हैं, h' = -v × h/u कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
जो ये वाला h है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी इधर डिवाइड में था तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इंटू h बाय यू आ जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या था हमारा, u था माइनस का 25, u क्या था हमारा माइनस का 25 था। तो और ऊपर जब हम इसको सॉल्व करेंगे v की वैल्यू माइनस की v 37.5 सेंटीमीटर और h की वैल्यू हमारी कितनी थी 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारे क्वेश्चन में दी गई है। पीछे अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उधर मैंने मेंशन भी किया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज आएगी, एनलार्ज आएगी, इन्वर्टेड आएगी, और जो इन फ्रंट, ये तो हमारी इन फ्रंट था, ये भी इन फ्रंट आएगा क्योंकि ये माइनस का है। माइनस के साइन से क्या पता चलता है, इन फ्रंट है। प्लस के साइन से क्या पता चलता है, बिहाइंड है, ठीक है। इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज होगी। अब आप ये पता करो कि रे डायग्राम इसमें कौन सा ड्रॉ होगा, रे डायग्राम इसमें कौन सा ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल है आपका। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. What is the image where is the image located? कि इमेज कहाँ पे लोकेटेड है। इन्होंने हमें दिया मैग्निफिकेशन -3, इमेज है ना, क्योंकि इमेज के लिए बोला गया है, रियल इमेज है, रियल है वो भी, तो क्या है -3 होगा, ठीक है। फिर होगा आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा लेफ्ट में होता है इसलिए -10 लिखेंगे हम। अब हमें इमेज का डिस्टेंस पता करना, मतलब कि हमें v पता करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, m = -v/u। सिंपली फॉर्मूला लगाओ और आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। वैल्यू पुट की, v को हम एक साइड छोड़ के इसको इधर ले आएंगे, ये अपॉन में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो भी इन फ्रंट आएगा, देखिए माइनस का साइन है तो इन फ्रंट आएगा। देखिए अब एक चीज़ बता देती हूँ, ये माइनस और माइनस जब हमने मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 30 आया था, लेकिन ये v माइनस में था तो इसलिए हमारा माइनस का निशान हमें यहाँ पे लगाना पड़ा, सेंटीमीटर आएगा। और यूनिट्स का आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी मैथ में क्वेश्चन करते हैं या फिर साइंस में भी क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो आप साइन का ध्यान रखिएगा और इनका जो ये यूनिट होती है उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिट कई बार आपको सेंटीमीटर मीटर दे देते हैं और आप यूनिट को ध्यान ना रखते हुए उसे ऐसे एज इट इज सोल्यूशन कर देते हैं। सोल्यूशन तो कर देते हैं, आपका पैटर्न सही होता है, लेकिन आपका आंसर जो है वो गलत होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।